Hello students, welcome to the e-learning class. Now, today we are going to discuss the chapter staffing, that is the fifth chapter of the business studies. So, this is also third function of the management also. So, in this chapter, I will cover the topic that is the meaning and the concept of staffing, process of staffing and the importance of staffing. ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, प्रोसेस और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स क्या है, स्टाफिंग क्या है इसके बारे में बताएंगे हम लोग अभी. तो फर्स्ट वी नो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ स्टाफिंग एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि पहले हम लोग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग अकॉर्डिंग टू क्या प्लानिंग करना है, कि किस तरह से रिसोर्स यूज करना है, कैसे करना है. फिर नेक्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन से हमारा सब चीज इंक्लूड होता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को अलग. ऑर्गेनाइजेशन का अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब किस तरह से उस वर्क को हम लोग कंटिन्यू करें, किस तरह से वर्किंग करना है. लेकिन स्टाफिंग को स्टाफिंग इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द रिसोर्स, लेकिन इसका एक अलग फंक्शन होने की वजह से इसको एज अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस में इंक्लूड किया गया है. तो स्टाफिंग मीन्स सेलेक्टिंग द पर्सन फॉर द राइट जॉब. स्टाफिंग मीन्स मतलब सही जॉब के लिए सही अमाउंट राइट पर्सन को सिलेक्ट करना, तो उसको हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं. स्टाफिंग मीन्स स्टाफ, जो हम लोग वर्कर्स, जो हम लोग एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं. तो स्टाफिंग में हमारा विदाउट स्टाफिंग हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं रह गया, एकदम नील है. अगर स्टाफ लेगा तभी वर्क को इम्प्लीमेंट, अगर बहुत हम लोग प्लानिंग कर ले, ऑर्गेनाइजेशन सब रिसोर्स यूज कर ले, अगर हमारा स्टाफिंग मेंबर नहीं है, मतलब हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, तो हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करे, कभी भी रन नहीं करे. क्योंकि वो कोई भी मशीन हो, कोई भी वर्क हो, अगर ह्यूमन रिसोर्स जब तक इसे यूज ना करे, वो हमारा मशीन एज ए ऑर्गेनाइजेशन नील हो रहेगा. ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स जो स्टाफिंग हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में. ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद ही तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा. ये हमारा डिपेंड करता है किस तरह से अमाउंट ऑफ पर्सन इंक्लूड किया, कैसे हम लोग स्टाफिंग को इंक्लूड किया, क्या किस तरह से हम लोग को सिलेक्शन करना है, किस तरह से रिक्वायरमेंट करना है, तो वो सब स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होता है. तो स्टाफिंग जनरल मीन्स putting the right person in a right amount of job with having a qualification. मतलब उसके पास हमें right amount of qualification होना चाहिए, उसका right job होना चाहिए, मतलब सही आदमी को सही जगह पर उसकी पोजीशंस को देना अकॉर्डिंग टू देयर वेजेस एंड सैलरीज. ठीक है. तो स्टाफिंग का मतलब बता दें तुम लोग को. तो अगर रिटेन स्टाफिंग मीन्स द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the requirement, selection, development, training and compensations of subordinate managers. It means appointing the right person for right job, having the right qualifications of doing the job at a right time. मतलब उसके पास वो क्वालिफिकेशंस हो, वो अमाउंट ऑफ राइट जॉब, कोई भी जॉब परफॉर्म कर उसके पास एटलीस्ट क्वालिफिकेशन उसके पास एप्टीट्यूड होना चाहिए ताकि वो उस वर्क को अच्छे से परफॉर्म करे. अगर हमारा एक अच्छा स्टाफ होगा तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई अमाउंट को पहुंच सकता है, आगे बढ़ सकता है, रन कर सकता है, स्मूथली रन करता है. अगर हमारा स्टाफ मेंबर अच्छे नहीं हुआ, हमारा सिलेक्टेड अच्छा नहीं हुआ, तो उससे हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर पड़ता है. तो स्टाफिंग बहुत ही एक मतलब मेन फंक्शन है जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सकता है. क्या स्टाफिंग क्या इंक्लूड कर रहा है? स्टाफिंग फंक्शन pertains the requirement. रिक्वायरमेंट मीन्स राइट अमाउंट. मतलब रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, अगर किसी जॉब के लिए हम लोग को हमारे ऑर्गेनाइजेशन कोई जॉब के लिए सीट खाली है, तो हम लोग एज एप्लीकेशन देते हैं ताकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय आए हमारे वर्क जॉब. उसमें से हम लोग सिलेक्टेड करते हैं कौन सा बेस्ट पर्सन सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारे जॉब के लिए बेनिफिट रहेगा उसको. वो अलग अलग प्रोसेस होता है स्टाफिंग में. तो फर्स्ट हम लोग का प्रोसेस में क्या आता है स्टाफिंग में? रिक्वायरमेंट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स पे ऑफर दिया जाता है कि हमारे यहाँ जॉब है, आप हमारे यहाँ जॉब करते हैं. उससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आएंगे तो हमको डिफरेंट टाइप के पीपल्स मिले ताकि हम उससे अच्छा सा बेस्ट रिक्वायरमेंट पर्सन को सिलेक्ट कर सके. तो फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट, जस्ट द सिलेक्शन मतलब हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे, कौन आदमी किस चीज के लिए बेस्ट है. सपोज आप लोग भी अलग अलग स्ट्रीम से पढ़ते हो, तो हर स्ट्रीम का अलग एक होता है. तो जो अकाउंटेंट का पोस्ट होगा तो क्या डॉक्टर को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है? नहीं. तो जो अकाउंटेंट का पोस्ट है वो अकाउंटेंट को ही दिया जाएगा. तो यहाँ पर बोला गया
फीलिंग द राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब मतलब जिसका जो पोस्ट है, जो जिस लायक है उसको उस पोस्ट पर दिया जाए, जिसके पास जो कैपेसिटी उस वर्क के लिए करने के लिए वो कैपेसिटी पे वर्क करे। तो सिलेक्शन में हमको बेस्ट सुटेबल पर्सन सिलेक्ट है फॉर द राइट जॉब। डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड द कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में अगर सब पर्सन को मानते हैं हम लोग जॉब दे रहे हैं कोई, लेकिन उसके साथ अगर अच्छा वर्क हमको अचीव करना, बेस्ट परफॉर्मेंस जॉब है, तो वी हैव टू गिव अ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए किसी भी वर्क है, उससे हमारा क्या होगा, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम और जो हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है वो कम होगा। इसलिए हमको भी एम्प्लॉय को हमेशा ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। विदाउट ट्रेनिंग वी कैन नॉट अचीव द टारगेट गोल। मतलब ट्रेनिंग देने से हमारा क्या वर्क इजी हो जाता है, हमारा वर्क लोड कम हो जाता है। एक ट्रेंड पर्सन और अनट्रेंड पर्सन में यही डिफरेंस है। अगर ट्रेंड पर्सन आपका कोई जॉब परफॉर्म करे तो वही वर्क को वो 10 और 15 मिनट्स में कर लेगा, लेकिन एक अनट्रेंड पर्सन उसी को टाइम लगाएगा 30 मिनट में भी, उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी और रिसोर्स भी वेस्ट कर सकता है। लेकिन एक ट्रेंड पर्सन है, इसलिए स्टाफिंग में ये सब इंक्लूड हो रहा है। रिक्वायरमेंट डीलिंग हो रहा है, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब जिसके लायक वो अमाउंट है वो उसको सैलरी देना, मतलब अगर क्या सैलरी भी उसको उसके हिसाब से नहीं मिला तो भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो स्टाफिंग इंक्लूड ऑल दिस प्रोसेस, मतलब हम लोग को स्टाफिंग में हर चीज इंक्लूड होना चाहिए, तभी हमारा ये स्टाफिंग प्रोसेस आगे ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकता है। तो स्टाफिंग मीन्स having putting the right person for a right job, having the qualifications, ठीक है। स्टाफिंग मतलब जहाँ पर राइट अमाउंट, राइट पर्सन को राइट जॉब को बैठाया जाए अकॉर्डिंग टू द सैलरी एंड वेजेस और बाय गिविंग द ट्रेनिंग। तो हमारे स्टाफिंग में भी प्रोसेस इन्वॉल्व था, किस तरह से किस प्रोसेस से हमारा स्टाफिंग इंक्लूड किया था। तो स्टाफिंग प्रोसेस में हम लोग का इंक्लूड हो रहा है फर्स्ट एस्टिमेटिंग द मैन पावर। एस्टिमेटिंग द मैन पावर मतलब हम लोग को पहले ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि हम लोग कितने स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, हम लोग कितने स्टाफिंग की जरूरत है। अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को ज्यादा जरूरत है तो हम लोग को कम वर्कर्स को हम लोग को एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर एस्टिमेटिंग द मैन फोर्स हमारा दो चीज पर डिपेंड होता है, एक वर्कलोड, एक वर्क फोर्स। वर्कलोड मीन्स ऑलरेडी जो हमारे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ऑलरेडी हमारे हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब रिक्वायर्ड करना है। मतलब सपोज हमको 12 वर्कर्स की जरूरत है तो 10 ही वर्कर्स है तो हमको 2 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वर्कलोड यहाँ पर हमारा बड़ा है, यहाँ पर वर्क फोर्स मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है स्टाफ, मतलब हमको और रिसोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वर्कलोड और वर्क फोर्स पर हमारा स्टाफिंग डिपेंड करता है कि कब हमको जरूरत है। सपोज ज्यादा की जरूरत है और ऑलरेडी हम लोग में वर्कर्स हैं, उसमें से जैसे 10 वर्कर्स की जरूरत है और हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में 15 वर्कर्स है तो हम लोग 5 वर्कर्स का क्या करें। तो वही होता है कि वो 5 वर्कर्स हटा के जब हमारा वर्क 10 ही लोग का तो हम लोग 10 ही लोग का अपॉइंट करेंगे, 15 के अपॉइंट करेंगे, ठीक है, तो उसको हटा देते हैं। अगर सपोज कभी कब होता है कि हमारा ज्यादा की जरूरत है तो हमारे पास एम्प्लॉय कम होते हैं, एम्प्लॉय का हम लोग नया एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं, वो होता है वर्क फोर्स हमारा जो नया एम्प्लॉय पर। तो एस्टिमेटिंग द मार्क फर्स्ट हम लोग को एस्टिमेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमको कितने वर्कर की जरूरत है, हम कितने वर्कर से अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर। तो जो हमारा वर्क को एस्टिमेटिंग द मैन पावर मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट, हमारे स्टाफिंग का जरूरत है, सपोज हमको 15 वर्कर्स की जरूरत है तो 15 से हमारे पास ट्रेनिंग है तो हमको 5 वर्कर्स नए अपॉइंट करें, ये 5 नए वर्कर्स कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट, जब हमको नया वर्कर्स की जरूरत है तब हमारा प्रोसेस स्टाफिंग में बढ़ेगा। अगर ऑलरेडी हमारे पास वर्कर अवेलेबल है तो हम ये रिक्वायरमेंट, ये प्रोसेस नहीं आएगा हमारा रिक्वायरमेंट सिलेक्शन समिति, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वर्कर्स एक्स्ट्रा है, वो 5 वर्कर्स को हम किसी और जगह भी यूज कर सकते हैं या फिर उसे हटा सकते हैं। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करता है एक्स्ट्रा वर्कर्स का। अगर 10 वर्कर्स की जरूरत है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए तो वो 10 वर्कर्स पे नहीं वो अपना जॉब करेगा, लेकिन अगर वो 5 वर्कर एक्स्ट्रा है वो 5 वर्कर्स कहाँ पर वो लेके जाएंगे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने वर्कर्स को निकाल देते या तो फिर किसी और वर्क के लिए अपॉइंट करते या तो उसको अगर कुछ किसी भी चीज के लिए रख सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा अगर वर्कर्स को हमको जरूरत है
तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या आ जा रहा है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब हम लोग अपने जॉब के लिए ऑफर मतलब एप्लीकेशन दिया जाता है कि हम लोग को वर्क इस कंपनी में इतने वर्कर्स की जरूरत है। आप लोग भी अब सीनियर क्लास में हो, फ्यूचर्स में आप लोग को भी ऐसा होगा कि आप लोग भी कहीं कहीं पढ़ोगे कि हाँ यहाँ पर जॉब वैकेंसी है तो आप लोग फॉर्म भरो। तो दैट इज नोन एज अ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में आप लोग को कहीं भी ऑफर हुआ कि इस जॉब के लिए, अगर आपके पास उसके पास अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन यू कैन फिल द जॉब। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन यू कैन फिल द जॉब फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन जॉब्स, ठीक है। तो सर्टेन जॉब्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उस जॉब के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाफिंग में रिक्वायरमेंट क्यों करते हैं, यहाँ पर ऑफर क्यों दे रहे हैं, ऑफर इसलिए दे रहे हैं ये सिलेक्ट करते हैं बेस्ट पर्सन को। मतलब सपोज 10 की वैकेंसी है तो बहुत मोस्टली 100 या 200 पीपल्स को भरते हैं। तो उसमें क्या, उसमें तो लोग 200 पीपल में से 10 को सिलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जा रहा है, हमारा सिलेक्शन आ जा रहा है। सिलेक्शन मतलब ये रिक्वायरमेंट तो हमने ऑफर कर दिया, ऑफर में हमारे यहाँ आ रहे कम से कम 200 पर्सन आ जा रहे हैं, 200 आदमी आ रहे हैं, ठीक है। तो 200 हम लोग बेस्ट सिलेक्ट करेंगे, ओनली 10 या 100 जितना हमको ऑफर है जितना हमें जरूरत है उतना सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन में हमारा बेस्ट होगा, सिलेक्शन का टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो अलग अलग हर चीज हम लोग इसके बाद में कॉम्पोनेंट ऑफ स्टाफिंग में पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट होता है, जो टेस्ट क्वालिफाई करेगा, जो बेस्ट में मतलब क्वालिफाई करेगा वो जाएगा प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में। सिलेक्शन मतलब आफ्टर टेस्ट गिविंग द टेस्ट, मतलब जो भी रिटन टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत सा टेस्ट होते हैं, तो उसके बाद वो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब जिस पोस्ट के लिए उसको ऑफर किया जाए उस प्लेस को उसे दिया जाता है कि यू हैव टू गिव इन अ जॉब फॉर पर्टिकुलर पोस्ट। और प्लेसमेंट मतलब उस जगह पर उसको फैमिलियर दिया जाता है कि आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। प्लेसमेंट मीन्स ये होता है, ठीक है। प्लेसमेंट मतलब आपको उस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। नाउ ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है, ओरिएंटेशन मीन्स मतलब अगर आप न्यू स्टाफ हो, कोई भी कहीं भी जाओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, आपको गेट फैमिलियर विद द ओल्ड स्टाफ, आपको पुराने स्टाफ के साथ फैमिलियर करने के लिए एक ओरिएंटेशन होता है ताकि आप उस माहौल में घुल मिल जाए, ताकि आपको वर्क इजी वे से कर पाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई वर्क परफॉर्म करने में। तो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन इज द 4th स्टेप ऑफ स्टाफिंग, मतलब ये 4th स्टेप प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग का, जहाँ पर हमारा प्लेसमेंट मतलब जब सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट के बाद उसको ओरिएंटेशन मतलब स्टाफिंग मेंबर से उनका परिचय दिलाते हैं ताकि एक दूसरे को जान तो वो अपने व्यूज बता सके कि किस तरह से वो उस वर्क को परफॉर्म करें या कैसा परफॉर्म करें। क्लियर। नेक्स्ट वी विल कम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ अगर ये प्लेसमेंट ओरिएंटेशन खत्म हो जाता है तो हम लोग का क्या हो जाता है, ट्रेनिंग मतलब तो वही एम्प्लॉय को एज अ ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप इस जॉब को कैसे तरह परफॉर्म करो, किस तरह से बेस्ट है। अगर उस चीज को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे वो अपने वर्क में बहुत फेमिलियर होता है और वर्क को इजी वे से परफॉर्म कर सकता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अनदर स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरह का वर्कर्स को अच्छे से ट्रेन दे ताकि अपने वर्क को अच्छे तरह से परफॉर्म करें। नेक्स्ट विल बी परफॉर्मेंस एंड अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है, मतलब एक कोई टारगेट दे दिया गया आपको, मतलब जो पर्सन सिलेक्ट किया है कि आप उस टारगेट को सिलेक्ट दिया जाए कि आप उसको सिलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पाओगे कि नहीं। अगर उसमें आप पास होते हो, अगर सिलेक्ट हो जाते हो, देन यू हैव टू गेट प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट। मतलब परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब एक तरह का एग्जाम, जैसे आप लोग को एग्जाम दिया जाता है, आप लोग एग्जाम दो तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, इसी तरह से हमारा स्टाफिंग में भी होता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका एक अप्राइजल टेस्ट होता है, उस टेस्ट में अगर क्वालिफाई करते हो, अगर बेस्ट अच्छा क्वालिफाई कर सकते हो, हर परफॉर्मेंस अच्छा दिखाता है, आपका स्टाफिंग परफॉर्मेंस देखा जाता है, ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर आप उस टेस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो, देन यू हैव टू प्रमोट फॉर द हायर पोस्ट, ठीक है। अगर ये इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, मतलब आपका परफॉर्मेंस का भी अप्राइजल मतलब देख होता है कि ये वर्कर जो है वो काम सही से कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर आपका प्रमोशन डिपेंड होता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टाफिंग प्रोसेस में क्या आता है, प्रमोशन। जब परफॉर्मेंस अप्राइजल आपका मतलब आपका टेस्ट क्वालिफाई हुआ तो आपका प्रमोशन हुआ। नेक्स्ट लास्ट इज द कंपनसेशन। कंपनसेशन में होता है आपका सैलरी और वेजेस, कि आप उस मतलब आप पर्टिकुलर कोई जॉब कर रहे हो तो आपको उसकी उसी के अमाउंट सैलरी लेना चाहिए।
तो ये नहीं कि आप हाँ बहुत अच्छे पोस्ट पर लेकिन आपकी चाहिए, तो वो भी स्टाफिंग मेंबर्स और ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर एम्प्लॉय को उसके अमाउंट ऑफ मतलब उसके क्वालिफिकेशन उसके वर्क के हिसाब से उसको सैलरी देना चाहिए, तभी वो स्टाफ मेंबर खुशी रहे, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन वर्क करे, नहीं तो वो छोड़ के जा भी सकता है। तो स्टाफिंग मेंबर के लिए ये कंपनसेशन बहुत ही जरूरी है और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टाफ के बारे में सोचना चाहिए कि वो कितना, अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको कितनी सैलरी देना चाहिए, उसकी हिसाब से चाहिए ताकि उसकी पूरी मेहनत उसके मिल सके, उसके मेहनत को उसके पैसा मिले, तो ये कंपनसेशन होता है। तो स्टाफिंग में हमारा ये हर चीज इंक्लूड हो रहा है। तो स्टाफिंग बहुत ही लंबा प्रोसेस है। स्टाफिंग को एक अलग फंक्शन मैनेजमेंट क्यों दिया गया, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। स्टाफिंग पहले कोई फंक्शंस में मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं हो रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड है। ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड हो रहा क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स, तो मशीन सब चीज ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में इतने सारे प्रोसेस आने के बावजूद इतना इनका फंक्शंस है, किस तरह से राइट अराउंड द पर्सन को सिलेक्ट किया, कैसे किस तरह से क्वालिफिकेशन, तो इसीलिए इसको एक अलग पार्ट ऑफ फंक्शंस बताया गया स्टाफिंग का। क्लियर? तो स्टाफिंग प्रोसेस इंक्लूड estimating the manpower, requirements, selection test, placement, training and development, performance and the promotions and compensation. क्लियर? तो ये हमारा जो है स्टाफिंग प्रोसेस में इंक्लूड हो रहा है। तो स्टाफिंग हमारा ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। हमारा जो स्टाफिंग है जो ह्यूमन रिसोर्स, ओनली द मैन पावर्स इंक्लूड है, यहाँ पर मतलब स्टाफ मेंबर्स की जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग मीन्स यहाँ पर क्या स्टाफिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन है। स्टाफिंग होने से हमारा ऑर्गेनाइजेशन से क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ग्रोथ हो रहा है, किस तरह से हमें बेनिफिट्स मिल रहा है, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस में। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। मतलब स्टाफिंग हमारा किसको हेल्पफुल कर रहा है, डिफरेंट टाइप पर्सनल है मीन्स द एम्प्लॉय पर्सन हु आर गोइंग टू फॉर्म फिल कर रहे हैं, एम्प्लॉय बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोल रहा है ये हमारा स्टाफिंग है जो हर किसी के मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा करके सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। मतलब किसी भी जॉब के लिए अगर ऑफर आता है तो कम से कम कितने लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें क्या होता है बेस्ट जो आते हैं, जो बेस्ट रहते हैं, बेस्ट 10 या बेस्ट 50 जो उसमें से सिलेक्ट होते हैं। इसमें हमारा क्या है डिस्कवर करते हैं कितने पर्सन, बहुत से लोगों को डिस्कवर करते हैं जिसके पास जो क्वालिफाई है तो वो उस जॉब के लिए ऑफर हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्या हेल्पफुल करा, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट, मतलब कॉम्पिटिशन ला रहा है मार्केट में। हमारा स्टाफिंग एक तरह से कॉम्पिटिशन ला रहा है ताकि सब हर लोग जो उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस वर्क के लिए सक्षम है उसके लिए वो मिल सके। ऐसा नहीं कि कोई पैसा दे के उसको वर्क ले, आपके पास क्वालिफाई है, यू हैव टू अपॉइंट फॉर द जॉब, you have a qualification, you have the knowledge, you have the qualifications, you have should be appointed for that job. अगर आपके पास नॉलेज है, क्वालिफिकेशन, तो आपका जॉब कोई नहीं आपको दे सकता है। ठीक है? तो ये एक कॉम्पिटेंट तैयार कर रहा है फर्स्ट हमारा स्टाफिंग। सेकेंड हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, मतलब ये हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर रहा है। सभी चाहते हैं कि एक अच्छा पोस्ट मिले, तो सभी एक अच्छी मेहनत से करें ताकि हम अच्छा बेस्ट सिलेक्शन करें, बेस्ट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें। तो जितने भी हो सकते हैं हमारा ये बेटर परफॉर्मेंस, ताकि हम लोग का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर रहा है। हम लोग बेस्ट तैयारी करते हैं ताकि हम लोग को बेस्ट जॉब ऑफर हो सके, बेस्ट जॉब मिल सके। तो ये हमारा स्टाफिंग भी द्वारा ही हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा एक तरह से क्या कर रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूटी रखिए और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी कर। जितने अच्छे स्टाफिंग मेंबर होंगे उतना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ है। क्यों? बिना ह्यूमन रिसोर्स का आपका ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर। आप बहुत मशीन खरीद लोगे, हर चीज खरीद लोगे, उसको ऑपरेट करने के लिए किसी को चाहिए तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड हो रहा है। तो जब हमारा स्टाफिंग क्या हेल्पफुल कर रहा है, हमारा सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्पफुल कर रहा है। हमारा अगर स्टाफिंग मेंबर अच्छा है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव रहेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ रहेगा, बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट हेल्पफुल इन
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब ये भी हमने कितनी बार पढ़ा है, ये ऑप्टिमम अगर एक वेल ट्रेन वर्कर्स रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एट अ लो टाइम और लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स में आपका वर्क को कंप्लीट करेगा। अगर वेल ट्रेन पर्सन आपको दिया जाए कोई वर्क करने के लिए तो उसमें आप विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यू विल कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क। अगर आपको कोई अच्छा ट्रेन मिल जाए, कोई भी अच्छा ये वर्कर्स हो जाए तो आपका बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड रिसोर्स दे कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, तो ये हमारा भी एक तरह का है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी हमारा स्टाफिंग मेंबर यूज कर रहा है ताकि हमें बेस्ट यूज रिसोर्स अवेलेबल है, हमारा वेस्टेज हमारा शॉर्टेज कर रहा है और हमारा रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब जहाँ रिसोर्स जो चीज यूज हो रहा है उसी जगह यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द मॉरल ऑफ एम्प्लॉय। हेल्प इन द जॉब, इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम अच्छे राइट स्टार्टिंग का अपने एक में बताया कि राइट अमाउंट ऑफ पीपल फॉर राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। तो अगर हमारा पर्सन सिलेक्ट करेंगे जिस जॉब के लिए जो पर्सन सेटिस्फाइड है उसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर उसको सिलेक्ट करें तो हमसे क्या होगा, हमको भी सेटिस्फाइड होगा, वर्कर्स को भी सेटिस्फाइड होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वर्कर्स को भी कि हम इस पोस्ट के लिए हम इस लायक है जिसको हमको इसी पोस्ट मिला। ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाइड हुआ है कि हमने राइट पर्सन को सिलेक्ट किया है बेस्ट जॉब के लिए। तो ये भी हमारा स्टाफिंग द्वारा ही होता है कि हम लोग जॉब को किस तरह से सेटिस्फाइड है, किस तरह से वर्कर्स को हम लोग सही जगह पर ले ताकि हमारा बेस्ट रिजल्ट अप्रूव हो। मॉरल अप्रूव इससे हमारे वर्कर्स को भी मॉरल सपोर्ट मिलता है कि हम उसको एक नया वर्क करने के लिए ताकि हम एज ए वेल ट्रेन्ड पर्सन है हम इस जॉब को कॉन्फिडेंसली कर सकते हैं। तो ये भी चीज एक स्टाफिंग में हमको पाया गया है कि हमारा जो मॉरल ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो इम्प्रूव होता है और हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब के लिए हम बहुत सेटिस्फाइड हैं ताकि हमको पटे। ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छे हाई वेल क्वालिफाइड पर्सन है और उसको अगर लेबर वर्क दिया वो कभी उस जॉब को खुशी से नहीं करेंगे, तो आज बस आकर टाइम पास के लिए कहे कि हमको करना है क्या करना है, तो वो चीज नहीं रहेगा। स्टाफिंग में हमारा होता है कि हमको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता था, हमको जॉब उस जॉब के लिए बहुत सेटिस्फाइड मतलब बहुत हमें खुशी से वो वर्क कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग हमने बताया था क्या क्या है, स्टाफिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हम लोग कभी पूरा पढ़ाया था, तो अब इसके हमने एलिमेंट्स क्या है, तो हम लोग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एज ए वन टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करें, अलग अलग टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अलग अगर तो इसके बारे में लोग नहीं समझे तो स्टाफिंग का मतलब नहीं है। तो इसका प्रोसेस क्या है, क्या है। तो रिक्रूटमेंट में हम लोग को क्या क्या प्रोसेस है, क्या सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, वो विल डिस्कस। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है, किस प्रोसेस से रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है और इसका सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आता है। तो आफ्टर रिक्रूटमेंट वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो तुम्हें आज जनरल सेंस तुम लोग भी देखते होगे, अभी अब से क्लास 12 के बाद आप लोग को होगा कि कभी जॉब की जब वैकेंसी भरनी पड़ती तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, यू हैव टू फिल दैट एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो होता है रिक्रूटमेंट कि पहले किसी चीज का एप्लीकेशन दिया जाता है, जो कंपनी द्वारा एप्लीकेशन सॉर्ट आउट किया जाता है कि आपको पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के हिसाब से यू हैव शुड एबल टू फिल दैट फॉर्म। हाँ, वो चीज है, तुम अभी हायर लेवल पे जाओ तुम लोग वही चीज प्रैक्टिकली करोगे, तो तुम लोग पहले से इसके बारे में अगर जान जाओ तुम्हारे लिए बेटर है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग them to apply for a job in a organization। मतलब ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द एम्प्लॉय। मतलब जब भी कभी कंपनीज को किसी को भी अगर किसी एम्प्लॉय की जरूरत है तो उन लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालते हैं कि आपको अगर पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप उस जॉब के लिए एबल यू कैन एबल टू फिल दिस फॉर्म। तो इसका क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, मतलब एक तरह से सर्च करना, एम्प्लॉय को सर्च करना
and stimulating them to apply for a job in the organization. Stimulating मतलब encourage करना कि आप particular job organizations में आप jobs के लिए अपना फॉर्म भर सकते हो. It is the process of attracting the potential employee to the company. मतलब potential employee मतलब एक अच्छी employee की खोज करना, इसको कहते हैं recruitment. It means making available persons to fill the different vacant posts in the organization. तो ये एप्लीकेशन क्यों निकाल रहे हैं? तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी जगह पोस्ट खाली रहता है, तब उनको लगता है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन से हमको इतनी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो वो अपनी उस पोस्ट को वैकेंट मतलब उस जगह को भरने के लिए ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये रिक्रूटमेंट निकाला जाता है कि आप पर्टिकुलर जॉब में एम्प्लॉय अपना फॉर्म भर सकते हो. More and more people submit the application so that the selection becomes easy. यहाँ पर बोला जाता है कि ज्यादातर से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है. क्यों भरते हैं? क्योंकि हम लोग का सिलेक्शन है, जितने ज्यादा पीपल्स आएंगे उतने हम लोग को उनकी टैलेंटेड मिलेंगे, एक अच्छे टैलेंट, उसके हिसाब से हम लोग उसको अच्छे टैलेंटेड पीपल्स मिले जिससे हमारा सिलेक्शन हमारा जो बेस्ट हम लोग को रहेगा उसमें से हम लोग सिलेक्शन करते हैं. ये जॉब पाना इतना आसान नहीं कि आप लोग कर सोचो तुरंत मिल जाए. इसके लिए आपको बहुत सा मेहनत करना पड़े तभी आपको ये जॉब भी मिल सकता है. तो इतने जैसे सपोज आपके कंपनीज में 100 लोग की पोस्टिंग वैकेंट जगह है, 100 की वैकेंट है, ठीक है, 100 की वैकेंट है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आता है 1 लाख, तो 1 लाख में हम लोग सिर्फ 100 को ही सिलेक्ट करते हैं. तो ये हमारा सिर्फ पोस्ट हमारा 100 ही है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म हमारा 1 लाख से भी ज्यादा आता है, उसमें हम लोगों का 100 सिलेक्शन होता है. तो ये होता है रिक्रूटमेंट कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आता है हम लोग भरते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट. मतलब पहले से आधे इन्विटेशन देना कि अदर कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में इतने वैकेंट जगह है, इफ यू आर have a well qualified, if you have a qualification according to the post, you can fill the form. मगर अगर आपके पास उसका क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उस फॉर्म को फिल करते हैं. दिस इज नोन एज द रिक्रूटमेंट. क्लियर? तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज द इन्विटेशन गिवन बाय द कंपनी टू द पीपल टू फिल द फॉर्म फॉर द वैकेंट प्लेस. क्लियर? ये होता है रिक्रूटमेंट. ना रिक्रूटमेंट में हमारा आता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय. तो ये क्या क्या प्रोसेस हमारा रिक्रूटमेंट में आता है, क्या क्या प्रोसेस होता है कि हम लोग ये वैकेंसी निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कब हमको जरूरत होती है उसके हिसाब से निकाल. तो फर्स्ट इज द रिक्विजिशन ऑफ द एम्प्लॉय. रिक्विजिशन मतलब जब हमको एम्प्लॉय की जरूरत होती है. ऐसा नहीं कि जब नया ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ तब तो आपको ले सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी जो चल रहा है कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, तो अगर उसमें भी ऐसा कुछ होता है, कुछ रिटायर्ड हो जाता है, कुछ चले जाते हैं किसी जॉब छोड़ के, तो अगर कंपनी को लगता है कि हाँ उस जगह में वैकेंट जगह पर हमको नए एम्प्लॉय की जरूरत है, तब वो कंपनी अगर रिक्विजिशन मतलब अकॉर्डिंग टू देयर एम्प्लॉय दे स्टार्ट टू रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. मतलब अगर उनको लगे कि हाँ वैकेंट जगह पर हमारा वर्क नहीं हो रहा, हमारा कंपनी आगे नहीं हो पा रहा, तब वो जगह को भरने के लिए एज ए मैनेजर से कहा गया कि आपको एज एप्लीकेशन फॉर इन्विटेशन देना कि हमको फॉलोइंग पोस्ट के लिए हमको एम्प्लॉय की जरूरत है. दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट. मतलब रिक्विजिशन जब कंपनी को जरूरत होगी तभी वो एम्प्लॉय को भरेगा. क्लियर? नेक्स्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. मतलब उसमें अब आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट, कि हमको किस प्रोसेस द्वारा ये रिक्रूटमेंट देना है कि पीपल्स के द्वारा. सब तो कंपनीज में आते नहीं है कि आप हमको जॉब दे दो. तो उसके बाद ये हमारा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का है कि क्या किस प्रोसेस में हम ये रिक्रूटमेंट दें. या हम लोग ज्यादातर हम लोग को किससे मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूज पेपर, और अब तो नेट की जमाने में हम लोग नेट में सर्च कर सकते हैं कि फॉलोइंग जॉब्स आर अवेलेबल फॉर दैट पोस्ट. तो नेट से भी हम लोग का भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे हम लोग हर जगह का तो ये हमारे मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस प्रोसेस में ये रिक्रूटमेंट दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सके. तो ये भी होता है, ये मैनेजर्स के ऊपर किस तरह से बाय द न्यूज पेपर या तो बाय द ऑनलाइन फॉर्म या नेट में इंटरनेट द्वारा जो भी हो, ये मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है. वो आइडेंटिफाई करता है कि हमको
किस मेथड में हमको पीपल्स को ये मैसेज पहुंचाना है कि फॉलोइंग कंपनीज में आपको ये रिक्रूटमेंट जगह खाली है, आप इसको फॉर्म भर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट का मतलब आप लोग समझ में आ रहा है और उसका प्रोसेस है। नेक्स्ट हो रहा है इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल, इसके पहले तो एक बार हो गया कि हमने अपना जगह पता लगाया कितने जगह खाली है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया किस पोस्ट किसके द्वारा हमको ये रिक्रूटमेंट का मैसेज देना है। नाउ नेक्स्ट विल बिकम इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। इंटरेस्टेड पीपल मतलब जो उस क्वालिफिकेशन के लिए होगा उसी को उस पीपल्स में वो जॉब से भर सकता है। तो वो लोग वो चीज भी उसमें लिखा रहता है। जब रिक्रूटमेंट का जब ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि क्वालिफिकेशन कितना है, सैलरी कितना है, किस पोस्ट पर आपको फॉर्म भरना है, वो चीज पूरे डिटेल्स में इसमें लिखा रहता है फॉर्म में कि अकॉर्डिंग टू द पोस्ट इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट देन यू कैन फिल द फॉर्म। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है देन यू कैन एबल टू फिल द फॉर्म। तो ऐसा बहुत एप्लीकेशन फॉर्म्स होता है, बहुत लोग सब फॉर्म्स भर देते हैं, कुछ रनिंग में होता है, कुछ नहीं होता। तो जो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन रहता है वही फॉर्म्स को लोग भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जो इंटरेस्टेड, इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल, जो लोग इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं सबको जबरदस्ती नहीं, जिसका इंटरेस्ट है उसको भर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेशन। नाउ अब जब फॉर्म सब आ गए, पूरे फॉर्म्स आ गए, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा मैनेजर का, वो सिलेक्ट करेगा कौन डिजर्विंग एप्लीकेशन। मतलब 10 लोग ऐसा होता है फॉर्म्स में देखा जाए कि किसका जो पोस्ट के लिए हमने रिक्रूटमेंट दिया है उसमें कुछ लोग के क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग दिया है या कुछ लोग ने बियॉन्ड बिना क्वालिफिकेशन दिया। तो पहले उसको सिलेक्ट है, जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब को फॉर्म भरा जाएगा उसको सिलेक्ट लिस्ट अलग बना दें, जिसका विदाउट क्वालिफिकेशन रहेगा उनका लिस्ट अलग। तो जो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जो पोस्ट के लायक है उसको ही सिलेक्ट किया जाए, बाकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। तो ये होता है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ अ डिजर्विंग एप्लीकेशन। मतलब जिसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये फॉर्म भेजा गया है उसी को हम अगर सिलेक्ट करेंगे, फिर अदर प्रोसीड्यूर्स के लिए उनको भेजा जाएगा। बहुत सा टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन होता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिलते हैं। So now come to the next topic, that is the source of recruitment. Source of recruitment of employee. So there are two types of source of recruitment of employee. That is the internal source of employee and the external source of recruitment of employee. तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स में आप लोग को आज हम एक्सटर्नल और इंटरनल से समझ में आ जाएगा कि इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स इट्स रिफर्स टू इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी फ्रॉम द कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स फिलिंग द वैकेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हम लोग वैकेंसी जो ऑर्गेनाइजेशन में रह के ही अंदर ही जो पीपल्स रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उन्हीं को दूसरे पोस्ट पर दे देने को हम लोग आधे इंटरनल सोर्स। मतलब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्कर्स को एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर भेज देने को हम लोग आधे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोला जाता है। इससे कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, इंटरनल सोर्स क्या इंक्लूड करता है? इंटरनल सोर्स इंक्लूड ट्रांसफर, प्रमोशन एंड द ले ऑफ। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स में हमारे ये 3 चीज इंक्लूड करता है। किस तरह से हम लोग का ये वैकेंसी मतलब खाली पोस्ट को किस तरह से भरते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बाहर का कोई भी वर्कर्स पीपल्स उस जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। जो वर्कर्स अंदर ही है उन्हीं लोग को प्रमोशन करके या ट्रांसफर द्वारा उन लोग को वो वैकेंट जगह पर पोस्ट पर भेज दिया जाता है। तो फर्स्ट हुआ ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स क्या होता है, कहीं कभी कभी होता है कि ऐसा कि आप लोग सुनते हो कि हाँ उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर मतलब सेम पोस्ट फॉर द सेम जॉब, मतलब जो पोस्ट पर आप हो उसी पोस्ट पर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब वहाँ पर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ना आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आपका पोजीशन हो रही है, आपका जो मतलब आपका जो पोजीशन है, आपको जो पोस्ट के लिए आपका जो दिया है उसी पोस्ट पर आपको बस चेंजेस है, आपको जगह बदल दिया गया, आपका स्टेट बदल दिया, सिटीज बदल दिया, इसको भी वो ट्रांसफर मतलब एक पोस्ट वही पोस्ट पर दूसरे पोस्ट पर दूसरी जगह पर आपको ट्रांसफर किया। वो होता है सपोज कभी कभी ऐसा होता है कंपनी में कि कुछ ऐसे जगह
उन लोग का तो कंपनी में कई जगह पे उन लोग का वर्क हो रहा है, तो किस ऐसे जगह पे वहाँ पर आपका एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरी स्टेज से बोलते हैं कि उसका ट्रांसफर हमारे कंपनी को, तो वही पोस्ट को वो सेम को ट्रांसफर कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए ट्रांसफर टू फिल द वैकेंट पोजीशन। ठीक है, वो ट्रांसफर हुआ। प्रमोशन मतलब होता है, मतलब छोटे से मतलब उसको हाई पोस्ट दिया जाना, मतलब किसी वर्कर का अगर अच्छा वर्कर एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, उनका वर्किंग देखना क्या है बहुत अच्छा रहा, तो अगर उनको एनकरेज करने के लिए उनको ही प्रमोशन कर दिया कि हाँ ये हाई पोस्ट के लिए अपना वर्क कर सकते हैं, तब वो मैनेजर्स उसको एज अ प्रमोशन उसी पोस्ट को दे दिया जाता है कि आई विल फॉर अ हायर प्रमोशन दैट ही विल बी बेनिफिट फॉर द दैट पोस्ट, तो उसको प्रमोशन कर दे। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपका पोस्ट बढ़ जा रहा है, आपकी सैलरी बढ़ जा रही है, आपकी अलाउंस बढ़ जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। क्लियर? ट्रांसफर और प्रमोशन में क्या अंतर आप लोगों को समझ में आया? ट्रांसफर में आपको उसी पोस्ट पर वर्क मिलेगा, वही सैलरी रहेगा, वही वेजेस रहेगा, सिर्फ आपका जगह बदल दिया जाएगा। प्रमोशन में आपका पोस्ट बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, अलाउंस रहे, जो भी अदर फैसिलिटीज उस पोस्ट के हिसाब से रहेगा उसको मिलेगा। क्लियर ना? व्हाट इज द ले ऑफ? ले ऑफ क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कर्स बहुत ज्यादा हो जाने के बाद कुछ वर्कर्स को ऐसा बोल के हटा दिया जाता है कि आपको जब हमें जरूरत पड़ेगी आपके वर्क के हिसाब से हम आपको बुला लिया जाएगा। तो सपोज कभी कंपनी में ऐसा हो जाता है कि ऑलरेडी एम्प्लॉय हमारा रखा रहता है, लेकिन आपको जरूरत रहने पर उसको बुलाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ले ऑफ। तो जब कंपनी को जरूरत पड़े किसी वर्कर्स को, तो वो कॉल करके उस एम्प्लॉय को बुला दिया एज अ you can able to join the job for the vacant position, तो उसको हम लोग बोलते हैं ले ऑफ। क्लियर? तो आपको पता चला इंटरनल सोर्स में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? ट्रांसफर, प्रमोशन एंड द ले ऑफ। क्लियर? नाउ तो इंटरनल सोर्स में हमारा क्या और क्या होता है, हमारा क्या क्या एडवांटेज है? इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट को क्या एडवांटेज मिलता है, इससे हमको क्या क्या फायदा है इंटरनल सोर्स, और एक्सटर्नल सोर्स में क्या है? तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल सोर्स का एडवांटेज क्या पड़े। इंटरनल सोर्स में इंक्रीज द मोटिवेशन, इंक्रीज द मोटिवेशन, हाउ इंक्रीज द मोटिवेशन द एम्प्लॉय। अगर आपको प्रमोशन कर दिया तो आपको मोटिवेट मिला कि हाँ हम लोग को मेरे वर्क के लिए हमें प्रमोशन मिला, तो आप और अच्छे से वर्क कर सकते हो। इस तरह से हम लोग को क्या एम्प्लॉय को मोटिवेट मिल रहा है कि अगर हम लोग अच्छे वर्क करेंगे तो हम लोग का प्रमोशन मिलेगा, हम लोग की सैलरी बनेगी, हम लोग का इंसेंटिव बढ़ेगा। तो इससे क्या रहा, हम लोग की एम्प्लॉय की मोटिवेशन बढ़ रहे हैं। अगर बाहर से एम्प्लॉय आ रहा है तो जो वर्कर्स ऑलरेडी वर्क उसी में कर रहे हैं, तो उन लोग के मन में भी एक आ जाएगा कि हम लोग का तो कुछ इनकम ही नहीं हो रहा है, ना हमारा प्रमोशन हो रहा है, इसी वर्क को करते करते उन लोग भी उब जाते हैं। तो इससे हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हमारा क्या कर रहा है, एक तरह से एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो उनको भी लगता है कि नई चीज सीखने को मिल रहा है, उस वर्क को और अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर? So first advantage of internal source that it increase the motivations of the employee. Second, industrial fees. Industrial fees means how it relates to the industrial fees. Internal source fees है. Industrial fees मतलब कभी कल आप लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में कभी यूनियन बाजी होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो जाता है, लॉक आउट हो जाता है, वर्कर्स वर्क नहीं गए। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोगों का कभी बोनस नहीं होता है, सॉरी सैलरी नहीं बढ़ती है, वेजेस नहीं बढ़ती, उन लोगों को प्रमोशन नहीं होता है, बहुत साल से वो उसी कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अगर इंटरनल सोर्स में रिक्रूटमेंट करें, वही वर्कर्स जो लो एट अ लो लेवल में कर उसका आज हाई पोस्ट दे दिया अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट वर्किंग कंडीशन देख के, उनका अगर परफॉर्मेंस देखने के बाद उनको अगर प्रमोशन कर दिया, तो उन लोग के मन में भी लगे कि नहीं हमारा इंडस्ट्री हमारे बारे में सोच है, हमारी कंपनी हमारे बारे में सोचा, तो हमको भी कंपनी के नुकसान नहीं करना चाहिए, हमको लॉकआउट नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारा जो इंडस्ट्रियल पीस भी बरकरार रहता है कि हमारे जो यूनियंस की वजह से हमारे जो लॉकआउट होते हैं वो सब नहीं होता है, हमारा तो शांति से वर्क चलता है। अगर बीच बीच में वर्कर्स को प्रमोशन करते रहे, उनकी सैलरी बढ़ाते रहे, तो उन लोगों के मन में एक स्टेज बनेगी कि हमारी कंपनी हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे प्रमोशन के बारे में सोच रहा है, तो वो भी कंपनीज के बेनिफिट के बारे में सोचेगा कि कंपनीज की प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो तो हम लोग को भी प्रॉफिट। इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल स्पीस भी बना रहता है, इंडस्ट्रियल स्पीस बना रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, इजी सिलेक्शन। इजी सिलेक्शन मतलब क्या? इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट किस तरह से इजी सिलेक्शन है? इजी सिलेक्शन इस तरह से कि रिक्रूटमेंट में आप लोग बताया कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरता, फिर उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, कितने प्रोसीड्यूर्स होते हैं।
लेकिन अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हुआ तो आपको सिर्फ क्या करना है, लोअर से अपर मतलब पर्टिकुलर ऑलरेडी आप उस वर्कर्स को जानते हैं, उसके बारे में हर चीज की क्वालिफिकेशन जानते हैं, आपको अलग से कुछ नहीं देखना पड़ेगा, बस उसको डायरेक्ट उसके परफॉर्मेंस अप्राइजल देख के उसको प्रमोशन कर दिया जाता है। तो वो होता है हमारा एक तरह से इजी सिलेक्शन होता है हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। क्लियर? नो नीड ऑफ इंडक्शन। नो नीड ऑफ इंडक्शन मतलब हम लोग को जांचना परखना नहीं पड़ता एम्प्लॉय को। We have to does not examine the employee whether they are good or fit for the industry or not. तो ये भी हमारा इंटरनल सोर्स का एक अनदर एडवांटेज है, जिसमें हमारा नो नीड ऑफ इंडक्शन मतलब हमें एम्प्लॉय को जांचना नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड एप्टीट्यूड वो ऑलरेडी ट्रेन रहते हैं वर्क के लिए और वो जॉब के लिए बेटर है, वो ऑलरेडी मैनेजर्स के मतलब मालूम रहता है कि वो उस जॉब को कर सकता है, देन वी हैव टू बी पोस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। क्लियर? तो ये भी एक इंटरनल सोर्स का एक एडवांटेज है। The last advantage of internal source of recruitment is the adjustment of surplus employee. तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉय होने की वजह से हम लोग कुछ एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा इंडस्ट्री से वर्क ज्यादा एम्प्लॉय होने की वजह से हम लोग उसको पूरा अमाउंट ऑफ वर्क नहीं हो पाता, कुछ एम्प्लॉय से बढ़ जाता है। अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट होता है तो हमारे जो एक्स्ट्रा वर्कर्स जो बैठे रहते हैं उन लोग को भी उस पोस्ट पर दिया जाए, मतलब अगर लोअर वालों को अपर पोस्ट पर दिया जाए तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं बैठे हैं उन लोग को एज ए लोअर पोस्ट पर लिया जाए। इससे तो हमारा जो हो जाता है जो एक्स्ट्रा वर्कर्स जो बैठे हैं उन लोग का भी एडजस्टमेंट हो जाता है, उन लोग को भी वर्क में ला दिया जाता है। इससे हमारा क्या होता है, हमारा जो सर्कुलेशन होता है वर्क होता है वो हैम्पर नहीं होता, रुकता नहीं है। हमारा जो सर्कुलेशन है कंटिन्यूसली होता है वर्क का, ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहा है वो कंटिन्यूसली रन कर रहा है। इससे किसी एम्प्लॉय के रुकने न रहने की वजह से हमारा वर्क में कोई हैम्पर्स नहीं पड़ता है। क्लियर? सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। नाउ लेट्स वी कम टू द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? इट रिफर्स टू द इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब यहाँ पर मैं इंटरनल में पढ़ा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑलरेडी जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन से वर्क कर रहे हैं उसी में से उनका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स में क्या रहा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से आ रहे हैं फ्रेशर्स, यंग वंस जो आ रहे हैं उन लोग का सिलेक्शन हो रहा है एज ए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या है डिसएडवांटेज है इंटरनल सोर्स में, यहाँ पर फ्रेशर्स को चांस नहीं मिल रहा है आगे पोस्ट में वैकेंसी में वैकेंट पोजीशन में जॉब करने के लिए। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में फ्रेशर्स और यंग गर्ल्स को चांस मिल रहा है कि वो अपनी टैलेंट शो करे और अपने पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उनको जॉब ऑफर मिल रहा है ताकि वो के लिए जॉब कर सकते हैं। तो द एक्सटर्नल सोर्स इज द ओनली सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर द फ्रेशर्स एंड द न्यू कमर्स विल गेट अ चांस टू फिल द वैकेंट पोजीशन ऑफ द स्टेट। क्लियर? तो यहाँ पर जो नए लोग हैं, जो फ्रेशर्स है बाहर से जो आ रहे हैं ऑर्गेनाइजर, उन लोग को एज ए इन्विटेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है टू फिल द जॉब। मतलब यहाँ पर अगर कोई कंपनी में वैकेंट पोजीशन जगह खाली है तो वो बाहर से लोग आएंगे फिल करें। इसके लिए बहुत सा प्रोसेस है, इसमें बहुत से प्रोसेस से हम लोग क्या क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है, किस तरह से इंटरनल सोर्स का हम लोग कैसे जाने किस कंपनी में पर, ये भी एक डिफरेंट प्रोसेस देयर आर फॉर नोइंग द रिक्रूटमेंट फॉर द पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या किसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में हमको वैकेंट जगह वैकेंसी खाली हम लोग फॉर्म भर। फर्स्ट देयर इज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्टली उसको बोल दिया जाएगा कि आपको डायरेक्ट मतलब किसी को डायरेक्टली पीपल जो बहुत लोग को आता है डायरेक्ट मतलब भेज दिया जाता है कि उनको डायरेक्टली उस जगह आपको जाओ तुमको जॉब मिल जाएगा, मतलब किसी कॉन्टैक्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बहुत जो पीपल से जो उसको जॉब्स नहीं मिलते लोगों को, तो आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म बायोडाटा रिज्यूम करके किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दे देते हैं कि जब भी इनको जब हमारी जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द क्वालिफिकेशन दे विल कॉल। उसको कैजुअल कॉलर बोलते हैं, मतलब अब बिना बुलाए वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन से सबमिट कर देते हैं और जब उनको लगता है कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है वो उनको कॉल बैक करते हैं। दिस इज नोन एज अ कैजुअल कॉलर। तो ये भी कैजुअल कॉलर भी एक है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, बहुत बार कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन मीडिया द्वारा अपना एडवर्टाइजमेंट दे रही ताकि वो अपनी जगह जो खाली उसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं।
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे आप लोग जानते होंगे कि एक गवर्नमेंट द्वारा एक्सचेंज ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर फॉर्म भरा जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन को आपको कोई जॉब नहीं मिला, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी डिटेल्स लिखी जाती है। जब उस जॉब के लिए आपको जगह खाली हो तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, टेलीकास्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग, मतलब ये सब प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में जान सकते हैं। आजकल इंटरनेट से भी हम लोग जानते हैं, टेलीकास्ट मतलब डायरेक्ट टीवी में भी हम लोग प्रचार करके ऐसे बता सकते हैं कि इस जगह पर हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट खाली, आप लोग भरना चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। दीज आर द 9 और 10 जो चीज है जिससे हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में जानते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में जान सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, जो इन्विटेशन आता है बाहर से कंपनी से, ये इस द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि क्या क्या हम लोग एक्सटर्नल सोर्स में हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये इसके द्वारा ही हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पर क्या पर इंटरव्यू में हम लोग सिर्फ ट्रांसफर और प्रमोशन और ले ऑफ के द्वारा ही, यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, कोई वैकेंसीज नहीं होता। एक्सटर्नल में आपको इतनी प्रोसेस से हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स का रिक्रूटमेंट के बारे में पता चलता है। क्लियर? डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो क्या हमें एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्रूटमेंट का हमारा क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज इज क्वालिफाइड पर्सनल, मतलब एक्सटर्नल सोर्स में हमको क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, तो जो पर्सन जो वेल क्वालिफाइड है वही उस एप्लीकेशन को फॉर्म करें। इससे हमारा क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सन मतलब हाँ वही लोग वो फॉर्म भर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं जो वेल क्वालिफाइड है। मतलब हम हमारी जितनी एम्प्लॉय रहेंगे वो वेल क्वालिफाइड रहेंगे तभी उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इंटरनल सोर्स में ये नहीं होता। इंटरनल सोर्स में अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस और द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइजेस में हम लोग वैकेंसी फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल सोर्स में हमारा क्वालिफिकेशन बहुत आता है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टैलेंटेड पीपल्स आते हैं, उसमें से हम लोग सिलेक्शन करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन, बेस्ट टैलेंटेड पर्सन को चूज करते हैं। तो ये हमारा से क्या होता है, जो एम्प्लॉय जो आते हैं, जितने भी एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय आएंगे आज वेल क्वालिफाइड आएंगे। क्लियर? फर्स्ट एडवांटेज ये हुआ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ का। सेकेंड हुआ वाइडर चॉइस। वाइडर चॉइस ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्यों हुआ, क्योंकि एज ए रिक्रूटमेंट में हम लोग इतना हमारा मेन नहीं होता लार्ज नंबर ऑफ पीपल एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन है जिससे हम लोग सिलेक्शन चूज करते हैं। मतलब हमारे पास बहुत से ज्यादा पीपल्स रहेंगे, उसमें से हम लोग बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, टैलेंटेड पीपल, मतलब वाइडर चॉइस। हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, किसको हम रिजेक्ट करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको दो में से एक को सिलेक्ट करना है, इसमें हमारे पास बहुत से चांसेस है हमको चूज करने के, मतलब टैलेंटेड पीपल्स को चूज करने के पास हमारे पास बहुत सा अच्छा चॉइस है, मतलब वाइडर चॉइस, मतलब बहुत बड़ा चॉइस है। किसी को भी हम लोग एज ए टैलेंटेड बेस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट द फ्रेशर्स टैलेंट। फ्रेश टैलेंट मतलब इसमें हम लोग एज ए यंग वन और फ्रेश टैलेंट को इन्विटेशन मिलता है ताकि वो अपने वैकेंट जॉब पर आ सके। यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमारे न्यू टैलेंटेड पीपल भी आते हैं, फ्रेशर्स को चांस मिलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे एज ए वैकेंट जॉब पर। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब एक्सटर्नल सोर्स में बहुत से लोग जाते हैं, आप लोग जानते हैं एक्सटर्नल में बाहर से लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़, सब एक अपने मतलब जॉब को लेने के लिए एक अच्छे से कॉम्पिटिटर आ रहे थे कि हमको इस पोस्ट को मिले, क्योंकि जानते हैं आप भी जानते हैं पॉपुलेशन ना इतना ज्यादा इंक्रीज है, तो हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ा, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और पोस्ट हमारा बहुत कम, आपको कम मिल रहा है। मतलब जहाँ लाखों एप्लीकेशन आ रहे हैं वहाँ सिर्फ 100 पोस्ट के लिए लाखों एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं मतलब पीपल्स में, एम्प्लॉयज में, कि किसे बेस्ट वाले सिलेक्शन पोस्ट मिल सकता है। मतलब एक नंबर से बच्चे फंस जाते हैं कि उस पोस्ट को वो नहीं क्वालिफाई करते। कभी कभी तो पॉइंट के मार्क्स की वजह से पीपल फंस जाते हैं कि उसको आज अब एक पॉइंट से उससे ज्यादा उस पोस्ट के लिए मिल सकता है, उसे नहीं मिलता। तो ये हमारा कॉम्पिटिशन बहुत मार्केट में ला रहा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट द लेस चॉइस ऑफ फेवरेटिज्म। यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी कभी मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज जिसे पसंद करते हैं उसी को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ये ऐसा नहीं है कि आप जिसे पसंद करेंगे उसी को है। जिसके पास क्वालिफिकेशन है, वेल क्वालिफाइड है, टैलेंटेड है, दे विल गेट द जॉब।
यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी को आप फेवरेट लग रहे हो तो आप उसको जॉब दे रहे हो। अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन यू विल गेट द जॉब। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। आपका इंटरनल सोर्स में है, आपके मैनेजर के पसंद के ऊपर आपका प्रमोशन का आपको पोस्ट मिल रहा है, लेकिन आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ये आपका नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग देयर इज लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। आपके पास क्वालिफिकेशन है, यू विल गेट द जॉब। वी विल डू नॉट नीड एनी फ्रेंडली रिलेशंस अमंग दिस। क्लियर?